So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, this video is part number 3 of chapter Human Health and Diseases. ठीक है, चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, क्लास 12th की, है ना। ये पार्ट थर्ड है इस चैप्टर का। ठीक है, अभी तक दो पार्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को कवर किया था, डिजीज क्या होता है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था पैथोजन क्या क्या होते हैं, कॉमन डिजीजेस क्या क्या होते हैं। यहाँ तक फर्स्ट वीडियो में करके, और नेक्स्ट वीडियो जो आई थी, यानी कि जो लास्ट पार्ट आया था इस वीडियो का, उसके अंदर हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीजेस स्टडी किए थे, जिसके अंदर टाइफाइड और निमोनिया को डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, कॉमन कोल्ड यानी कि वायरल डिजीजेस में हमने कॉमन कोल्ड को पढ़ा था। प्रोटोजोन डिजीज में हमने मलेरिया के बारे में पढ़ा था, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने प्रोटोजोन डिजीजेस के अंदर ही अमीबियासिस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एंड उसके बाद में फिर हमने हेलमिंथिक डिजीज में एस्कैरिस के बेसिकली एस्कैरियासिस के बारे में पढ़ा था, एंड विस्टेरिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, लास्ट वीडियो में यहाँ पे हमने रैप अप कर दिया था। आज हम लोग रिंग वॉर्म यानी कि फंगल डिजीज से शुरुआत करने वाले हैं और इस चैप्टर को कंटिन्यू करें। अगर आपने लास्ट दो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो नोट्स होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से, और जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट। अब रिंगवर्म क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ फंगल डिजीज, यानी कि फंगस की वजह से कॉज होता है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। अब ये जो रिंगवर्म होता है ना, ये देखो, दिस डायग्राम शोज रिंगवर्म इफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन। ठीक है, किसी पर्सन की स्किन के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रखा है, बेसिकली ये फंगल इन्फेक्शन हो रखा है। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, यानी कि रिंगवर्म हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, स्किन के ऊपर तो इसी तरीके से ना पैचेस हो जाते हैं। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज, बहुत कॉमनली हो जाता है। ठीक है, ये बहुत कॉमनली अकर करने वाला फंगल डिजीज है। एंड कॉजल एजेंट कौन सा होता है? फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। ठीक है, अब जीनस क्या होता है, स्पीशीज क्या होता है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो रिंगवर्म होता है, ठीक है, जो रिंगवर्म होता है, ठीक है, वो डिफरेंट स्पीशीज, जो जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन की डिफरेंट स्पीशीज होती है, इन जीनस की जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, ठीक है, उनसे बिलोंग करने वाली जो फंगस होती है, उसकी वजह से जो है बेसिकली रिंगवर्म कॉज होता है। ठीक है, रिंगवर्म कॉज होता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। ठीक है, तो इस तरीके से ना ड्राई स्केली लीजन्स जो है, बेसिकली डिफरेंट पैचेस जो है वो अपीयर करने लग जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्किन के ऊपर। ठीक है, स्किन की पे भी हो सकता है, स्कैल्प पे भी हो सकता है, एंड नेल्स पे भी हो सकता है। ठीक है, दीज लीजन्स आर अकम्पनीड बाय इंटेंस इचिंग। अब जहां पे भी आपको फंगल इन्फेक्शन होगा या किसी भी इंसान को फंगल इन्फेक्शन होता है, तो वहां पे ना इचिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वहां पे ना इचिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वहां पे इचिंग बहुत ज्यादा होगी। Heat and moisture help these fungi to grow, which makes them thrive in skin folds such as those in the groin or between the toes. अब अगर आपने कभी नोटिस किया हो, या अगर आपके नोन में किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, बिकॉज ये बहुत कॉमनली हो जाता है। ठीक है, एंड इट इज अ टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो सारे इन्फेक्शियस डिजीज पढ़े। अब क्या होता है बेसिकली, जो स्किन फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि टोज के बिटवीन में, ठीक है, या फिर फिंगर्स के बीच में हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना, बेसिकली हीट और मॉइस्चर। ठीक है, हीट और मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, जो फंजाई है वो वहां पे इजीली ग्रो कर जाती है। ठीक है, एंड वहां पे इजीली थ्राइव कर जाती है। ठीक है, यानी कि वहां पे वो लंबे समय तक रह पाती है। ठीक है, एंड दे आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लोथ्स एंड इवन द कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। अब या तो ये सॉइल से एक्वायर होगा इन्फेक्शन, या फिर किसके थ्रू होता है, बिकॉज ये इन्फेक्शियस डिजीज है ना। तो यह क्या होगा बेसिकली, अगर कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके टाल्स आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसके क्लोथ्स आप शेयर कर रहे हैं, अगर कॉम तक भी आप शेयर कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर भी जो रिंगवर्म है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है बहुत इजी। ठीक है,
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो फंगल डिजीज के अंदर हमको रिंगवॉर्म ही सिर्फ पढ़ना था। तो हमने बैक्टीरियल डिजीज पढ़े पढ़े वायरल डिजीज पढ़े, फंगल डिजीज पढ़े, प्रोटोजोन डिजीज पढ़े, है ना, हेलमिन हेलमिंथिक डिसीजेस पढ़े। ठीक है, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हमने जो है वो वेरियस डिजीजेस की पढ़ी। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हमने वेरियस डिजीजेस को पढ़ा, डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन सा डिजीज हो रहा है। हमने सिम्टम्स की बात की, कॉजल एजेंट्स की बात की, तो वो सारी बात हमने कर। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर ये जो डिजीजेस हो रहे हैं तो इनको प्रिवेंट किस तरीके से किया जाए, उसकी बात हम करेंगे। Maintenance of personal and public hygiene is very important for prevention and control of many infectious diseases. अब infectious diseases जो होते हैं वो एनवायरनमेंट की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, एक इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से हो रहा है, यानी कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से हमें इन्फेक्शियस डिजीजेस एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, पब्लिक हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यानी कि हमारा अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन होना बहुत जरूरी है। जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, वहां पे जो कंडीशंस होनी चाहिए वो हाइजीनिक होनी बहुत जरूरी है। तभी क्या हो सकता है, बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीजेस का प्रिवेंशन हो सकता है एंड कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस के अंदर अगर प्रिवेंशन बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बट कंट्रोल हो सकता है, एक लिमिट तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट कैन बी द मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन? पर्सनल हाइजीन के लिए कीपिंग द बॉडी क्लीन। ठीक है, एवरीवन शुड कीप देयर बॉडी क्लीन, कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट एंड एटसेट्रा। ठीक है, यानी कि हम लोग जो खाना पीना कंज्यूम कर रहे हैं वो साफ होना चाहिए, वो हाइजीनिक होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पब्लिक हाइजीन की अगर बात की जाए, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। ठीक है, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना बहुत जरूरी है। पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स, pools, cesspools and tanks and observing standard practices of hygiene in public catering। यानी कि जो वाटर रिजर्वॉयर्स होते हैं जहां पे भी वाटर स्टोर किया जाता है की टाइम टू टाइम क्लीनिंग होनी और डिसइंफेक्टेंट्स उनके अंदर डाले जाने, उनका डाला जाना बहुत जरूरी है, डिसइंफेक्टेंट्स का यूज होना बहुत जरूरी है। तभी क्या हो सकता है, बेसिक एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक केटरिंग। यानी कि जो पब्लिक केटरिंग होती है, ठीक है, जितने भी जगह जहाँ पे पब्लिक केटरिंग होती है, जैसे कि अगर कहीं पे जो है मैरिजेस हो रही है, ठीक है, या फिर और कोई पब्लिक इवेंट हो रहा है या कोई फैमिली इवेंट हो रहा है बेसिकली, तो वहां पे स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन को फॉलो करा जाना बहुत जरूरी है। यानी कि जो खाना बन रहा है क्लीन एनवायरनमेंट में बने, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं वो हेल्दी यूज हो, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स यूज हो। तो वो सब चीजें अगर मेंटेन की जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिक हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं एक अच्छे लेवल। ठीक है, these measures are particularly essential where infectious agents are transmitted through food and water। अब ये ना आपके लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो पब्लिक हाइजीन और पर्सनल हाइजीन की बात हो रही है, ये मेजर्स वहां पे और ज्यादा जरूरी हो जाते हैं जहाँ पे जो इन्फेक्शियस एजेंट्स है ना वो फूड और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है। यानी हमें ये पता चल रहा है कि कौन से डिजीजेस, टाइफाइड, एमीबियासिस एंड एस्कैरियासिस, ये जो डिजीजेस है ये थ्रू फूड एंड एयर क्या हो रहे हैं, बेसिकली फैल। ठीक है, इनका जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब अगर बात की जाए एयर बॉर्न डिसीजेस की, ठीक है, तो एयर बॉर्न डिसीजेस की बात की जाए तो उसमें हो जाएगा निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। ठीक है, अब ये जो होते हैं दीज आर एयर बॉर्न डिजीजेस, यानी कि इन्फेक्टेड एयर के अंदर से भी क्या हो जाते हैं बेसिकली, या एयर के अंदर जो पैथोजेंस प्रेजेंट है उनकी वजह से न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड जैसी जो डिसीजेज है वो इजीली क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग शुड आल्सो बी अवॉइडेड। अब इस केस के अंदर क्या होना चाहिए, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके साथ में क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड किया जाना चाहिए एंड उनकी जो बिलोंगिंग्स है उनके साथ भी क्लोज कॉन्टैक्ट को अवॉइड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि फूड एंड वाटरबॉर्न डिसीजेस को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और एयरबॉर्न डिसीजेस को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ
अब बात हो रही है जो इंसेक्ट बॉर्न डिसीजेज है, ठीक है, सच एज मलेरिया एंड फिलारियासिस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर्स, ठीक है, जो इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं, उनका एग्जांपल है मलेरिया एंड फिलारियासिस। देखो ये पॉइंट्स ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो पॉइंट्स होते हैं, हम लोग ना डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, बट जहां पे भी ये जो छोटे छोटे पैराग्राफ्स एनसीईआरटी में लिखे होते हैं, आप देखेंगे ये जो नोट्स है ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो एनसीईआरटी के अंदर एक्स्ट्रा पैराग्राफ्स में लिखा होता है ना, इसको हम पढ़ते ही नहीं, बट देखो इसके अंदर कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इनको पढ़ा करो, ठीक है। ठीक है, तो इनके लिए क्या जरूरी है, कंट्रोल और एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस शुड बी डन बाय अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरियाज। यानी कि जो वेक्टर्स है, या तो उनको कंट्रोल करो या उनको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो। अब ये किस तरीके से हो सकता है, एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस, यानी जहां पे वो ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो किस तरीके से हो सकता है, बाय अवॉइडिंग स्टेग्नेशन ऑफ वाटर, ठीक है, जहां पे भी पानी इकट्ठा हो जाता है ना, वहां पे ना इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस फैलने का खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सो दोज एरियाज आर मोर प्रोन टू इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस, ठीक है। Regular cleaning of household coolers, use of mosquito nets, introducing fishes like Gambusia in ponds that feed on mosquito larvae, ठीक है। अब हाउस होल्ड कूलर्स जो होते हैं हमारे हाउस होल्ड के अंदर, हमारे घरों के अंदर जो कूलर्स होते हैं, ठीक है, उनका रेगुलर क्लीनिंग होना बहुत जरूरी है। मॉस्किटो नेट्स को यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब गेम्बूशिया जो होती है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फिश, ठीक है, जो बेसिकली क्या करती है, इट फीड्स ऑन मॉस्किटो लार्वा। मॉस्किटो लार्वा के ऊपर ये क्या करती है, फीड करती है। दैट मीन्स जो लार्वा होता है उसको ये कंप्लीटली कंज्यूम कर लेती है, तो वहां पे जो चांसेस होते हैं डिजीजेस के, उनको ये रिड्यूस करने में एक तरीके से हेल्प, ठीक है। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस, ड्रेनेज एरियाज एंड स्वैम्प्स। अब जो ड्रेनेज एरिया, स्वैम्प्स और डिचेस होते हैं, ठीक है, जहां पे इंसेक्ट्स बहुत इजीली क्या कर सकती है, ब्रीड कर सकती है, उनके अंदर इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करना बहुत जरूरी है। In addition, doors and windows should be provided with wire mesh to prevent entry of mosquitoes. अब जो हमारे घरों के दरवाजे और खिड़कियां होती है ना, वहां पे वायर मैश होना चाहिए, ठीक है, वायर मैश होना चाहिए, जिसकी हेल्प से क्या हो सके, बेसिकली जो मॉस्किटोज हैं वो एंटर ना कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली जो इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेज है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। Such precautions have become more important, especially in the light of recent widespread incidences of vector-borne diseases, ठीक है, जो बेसिकली एडीज मॉस्किटो की वजह से होते हैं, लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब ये आपको ना याद रखना है, जो डेंगू और चिकनगुनिया होता है, दीज आर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, ठीक है, एंड ये किसकी वजह से होते हैं, दे हैपन बिकॉज ऑफ एडीज मॉस्किटो, ठीक है, ये इसको एड्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस मॉस्किटो की वजह से डेंगू और चिकनगुनिया जो है वो इजीली फैलते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो प्रिकॉशंस हैं, वो हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हम लोग डिसीजेस को फैलने से रोक सके, ठीक है। Now, the advancements made in biological sciences have helped us to effectively deal with many infectious diseases. Okay. The use of vaccines and immunization programs. अब इसी चैप्टर के अंदर ना हम लोग आगे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स और वैक्सीन के बारे में और डिटेल में भी बात करें, ठीक है, और डिटेल में भी बात करेंगे। तो जो वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अभी कैरी किए जाते हैं ना, ठीक है, तो उनकी वजह से क्या हो सके, दे हैव enabled us to completely eradicate a deadly disease such as smallpox. स्मॉल पॉक्स को कंप्लीटली इरेडिकेट करने में हेल्प हुई, किसकी वजह से, वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, बेसिकली देखो क्या होता है, जब न्यू बॉर्न जो होते हैं, ठीक है, उनको कुछ वैक्सीन दिए जाते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। वो किस लिए दिए जाते हैं, अभी हम लोग ना आगे इम्यूनिटी की बात करेंगे, शायद इसी वीडियो के अंदर करें, ठीक है, हाँ इसी वीडियो के अंदर करेंगे। तो हम लोग इम्यूनिटी की बात करेंगे, वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन, ये सारी बातें हम लोग आगे आने वाली वीडियोस के अंदर है, इस वीडियो के अंदर भी थोड़ी बात करेंगे। तो क्या होता है ना, बेसिकली ये जो दिए जाते हैं वो इम्यूनिटी की वजह के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से क्या हुआ है, इन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स की वजह से कुछ डेडली डिजीजेस, जिनके अंदर स्मॉल पॉक्स एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको कंप्लीटली इरेडिकेट किया गया, उसको कंप्लीटली क्या किया गया, इरेडिकेट किया गया इन्हीं प्रोग्राम्स की वजह से, ठीक है। A large number of infectious diseases, अब एग्जांपल देखो, infectious diseases के और एग्जांपल आ गए, like polio, diphtheria, pneumonia and tetanus have been controlled to a large extent by the use of vaccines, ठीक है। अब इन्हीं
डिजीजेस को या इन इन्फेक्शियस डिजीजेस को वैक्सीन की हेल्प से हम लोग काफी हद तक क्या कर पा रहे हैं, अभी कंट्रोल कर पा रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको एक इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में ना फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था, विच इज अ डेडली डिजीज। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है ना, तो आपको उस डिजीज का नाम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बताएगा उस कमेंट को पिन किया जाएगा। ठीक है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, नाउ बायोटेक्नोलॉजी इज द एक्सटेंट इज एट द एक्सटेंट ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन। अब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी हम लोग क्लास 12 के अंदर ही आगे कुछ आने वाले वीडियोस के अंदर या कुछ चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। दो चैप्टर्स जो है ना वो कम्प्लीटली आपके बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड एक बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो दोनों चैप्टर्स के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग इसको और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, अब एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, and various other drugs have also enabled us to effectively treat infectious diseases। ठीक है, इन्हीं की वजह से हम लोग infectious disease को और अच्छे तरीके से अभी क्या कर पा रहे हैं, बेसिकली उनसे फाइट कर पा रहे हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉमन डिजीजेस। ठीक है, कॉमन डिजीजेस की अभी हमने बात कर। अब इस चैप्टर के अंदर ना एक चीज है, एक एक टॉपिक ही ना बहुत बड़ा है और ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है। दैट्स द रीजन मैंने पहले इस चैप्टर को उठाया। अब इस चैप्टर के बाद में ना हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यस, ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कर लेंगे हम, तो हमारी ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में फिर हम लोग ना जेनेटिक्स वाली यूनिट के ऊपर है। ठीक है, जेनेटिक्स वाली यूनिट भी बढ़िया है, एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे एंड फिर हम लोग बाकी यूनिट्स को आपकी कवर करें। ठीक है, चलो, अब हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी। अक्सर हम लोग सुनते हैं या बोलते हैं मेरा इम्यूनिटी बहुत वीक है, मेरा बहुत वीक है। ठीक है, जैसे कुछ लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, कुछ लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। इम्यूनिटी को अगर मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को बताऊं तो इम्यूनिटी क्या होती है, एबिलिटी टू फाइट, है ना, एबिलिटी टू फाइट, किससे फाइट करने की, लड़ने की क्षमता। यानी कि कोई भी डिजीज अगर हो रहा है किसी इंफेक्शियस एजेंट की वजह से, कोई भी डिजीज अगर किसी इंफेक्शियस एजेंट, जिसको हम लोग डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस बोलते हैं, तो जब हमें पैथोजेंस की वजह से कोई डिजीज हमारी बॉडी में कॉज होता है, तो हमारी बॉडी उन डिजीजेस से फाइट करती है, या हम लोग जो मेडिसिन लेते हैं, जो वैक्सीन लेते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कुछ एंटीबॉडीज क्या करते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। तो वो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो बेसिकली वो हम लोग इसीलिए करते हैं ना, ताकि हमारी बॉडी क्या कर सके, फाइट कर सके। ठीक है, डिजीजेस से। ठीक है, तो जो क्षमता होती है ना, उसी को हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, उसी एबिलिटी को हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं, सिंपल भाषा में समझते हैं, हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है उसको देखते हैं। ठीक है, वी आर एक्सपोज टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, अब देखो, मैं जिस रूम में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, या जहां भी जिस भी एनवायरनमेंट के अंदर आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। कुछ यूजफुल है, कुछ हार्मफुल है। ठीक है, अब बहुत सारे हार्मफुल भी प्रेजेंट है, बट क्या सभी हार्मफुल एजेंट्स की वजह से या सभी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमें डिजीज हो जाते हैं? नहीं। अगर ऐसा होता तो हम कभी ठीक ही ना रहते, हम तो हर टाइम बीमार ही रहते। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। सो दैट मीन्स ओनली फ्यू ऑफ द एक्सपोजर्स रिजल्ट इन डिजीज। कुछ एक्सपोजर जो होते हैं उन इंफेक्शियस एजेंट्स की वजह से, ठीक है, या उन इंफेक्शियस एजेंट्स से हमारे उन एक्सपोजर्स की वजह से हमें कोई बीमारी हो जाती है या कुछ डिजीज कॉज हो जाता है, जैसे कॉमन कोल्ड, फीवर, कुछ भी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज आवर बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा क्यों होता है कि सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से हमें बीमारियां नहीं होती? इट इज बिकॉज क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना, वो क्या कर सकती है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, अपने लिए फाइट कर सकती है। ठीक है, हमारी बॉडी फाइट करती है हमारे लिए। ठीक है, इन फॉरेन एजेंट से, फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट्स। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, just a minute, yes, the ability of the host to fight the disease causing organism conferred by the immune system is known as immunity.
ठीक है। यानी कि ये जो एबिलिटी होती है किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, अब होस्ट ऑर्गेनिज्म एनिमल्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, हम लोग सारी इम्यूनिटीज को भी स्टडी करेंगे। तो जो ये हमारा एबिलिटी होता है, ठीक है, किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म की जो इम्यूनिटी होती है जिसकी वजह से वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सकता है, ठीक है, विच इज कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम, ये आती कहाँ से, इम्यून सिस्टम से। इसी को हम लोग इम्यूनिटी का नाम देते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग किसका नाम देते हैं, इम्यूनिटी का नाम देते हैं, ठीक है। अब इम्यूनिटी जो होती है ना, ये दो टाइप की होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी, एंड एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्हीं के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल, ठीक है। अच्छा, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक बातें चल रही हैं बट इंपॉर्टेंट चल रही है, ठीक है। इम्यूनिटी की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब बात हो रही है इनेट इम्यूनिटी की। सो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, यानी कि कोई स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस नहीं है, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। जो जब एक चाइल्ड बॉर्न होता है, ठीक है, एक चाइल्ड का बर्थ होता है, ये तभी से प्रेजेंट होती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही क्या होती है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। दिस इज accomplished by providing different type of barriers to the entry of foreign agents into the body। अब ये जो इम्यूनिटी होती है ना, ये किस तरीके से अकम्प्लिश की जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स प्रोवाइड किए जाते हैं फॉरेन एजेंट्स की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी के थ्रू, ठीक है, या हमारी बॉडी के अंदर वो ना एंटर कर पाए, उसी के लिए क्या किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स क्या किए जाते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। यस, तो हम लोग इनेट इम्यूनिटी की बात कर रहे थे ना, ठीक है। मैंने यही बताया कि इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, ठीक है। यानी कि अगर इसके लिए सिंपल भाषा में बात की जाए तो इट विल बी सेम फॉर ऑल पैथोजेंस, ठीक है। ये बेसिकली ना एक्सपोजर के साथ में चेंज नहीं हो रही, ये जब से किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है तब से ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो इट इज अ नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस नहीं है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है। अब ये किस तरीके से अकम्प्लिश होती है, बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स क्या करते हैं, बेसिकली फॉरेन एजेंट्स की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर आने से, ठीक है। अब इसमें फोर मेजर टाइप ऑफ बैरियर्स होते हैं, एक होता है फिजिकल, सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल, द थर्ड वन इज सेल्यूलर, एंड द फोर्थ वन इज साइटोकाइन बैरियर्स, ठीक है। अब अगर बात की जाए फिजिकल बैरियर्स की, ठीक है, अगर बात की जाए फिजिकल बैरियर्स की, तो फिजिकल बैरियर्स कौन से होंगे, वो फिजिकल स्ट्रक्चर बॉडी के, ठीक है, जो बेसिकली एंट्री ऑफ पैथोजन को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल स्ट्रक्चर की बात, ठीक है। यानी कि जो हमारी बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर है जो पैथोजेंस की एंट्री को प्रिवेंट करेंगे, वो किस में आएंगे, फिजिकल बैरियर्स में, ठीक है। जिसमें एग्जांपल क्या होता है, स्किन, ठीक है, स्किन ऑन आवर बॉडी, इट इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। स्किन क्या करती है, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको एंटर करने से प्रिवेंट करती है, ठीक है। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग ऑन lining the respiratory, gastrointestinal and urogenital tracts also help in trapping microbes entering our body, ठीक है। अब जो म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, एपिथेलियम की, जो एपिथेलियल लेयर होती है ना, उसकी जो म्यूकस कोटिंग होती है, ठीक है, वो कहाँ होती है बेसिकली, अच्छा, एक तो प्रेजेंट कहाँ होगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। एंड वो भी क्या करती है, बेसिकली जो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उनको ट्रैप करने का काम करती है। क्या काम करती है बेसिकली, या कौन काम करती है, जो म्यूकस कोटिंग होती है ना, वो काम, ठीक है, वो काम करती है बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने, ठीक है। अब अगर बात की जाए फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की, ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर से क्या मतलब हुआ, फिजियोलॉजिकल बैरियर से, अब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर क्या आ जाएगा, जो हमारी बॉडी के एनवायरमेंटल कंडीशंस है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, या जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली जो फ्लूइड्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो जाएंगी, जो बेसिकली क्या करेंगी, या तो
जो ऑर्गेनिजम्स एंटर करेंगे उनकी डेथ ही करवा देंगी, ठीक है, या उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट, ठीक है, ग्रोथ प्रिवेंट ऐसी होगी, ठीक है, उनकी डेथ करवा देंगी या किसी और मैकेनिज्म से, ठीक है। तो बेसिकली फिजियोलॉजिकली यहाँ पे क्या होते हैं, बेसिकली एक्शन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एसिड इन द स्टमक, हमारी स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है। सलाइवा इन द माउथ, माउथ के अंदर सलाइवा प्रेजेंट होता है। टीयर्स फ्रॉम आईज, ठीक है, आईज के अंदर से आंसू निकलते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए सेल्यूलर बैरियर्स की, ठीक है, हमने बात कर ली अभी तक फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब सेल्यूलर बैरियर्स के अंदर क्या आ जाएंगे, यानी कि सेल्स की बात होगी, ठीक है, इम्यून सेल्स की बात हो सकती है, सच एज डब्ल्यूबीसी, ठीक है, सच एज डब्ल्यूबीसी की यहाँ पे बात हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि सेल्स की बात हो रही है, ठीक है। सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स आ गया ना, ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसीज ऑफ आवर बॉडी, लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जिनको पीएमएनएल न्यूट्रोफिल्स बोला जाता है, एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर, ठीक है, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर। नेचुरल किलर दीज आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं। इनके बारे में हम लोग आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में बात करेंगे, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में बात करेंगे, ठीक है। चल, इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेजेस एंड टिश्यूज, ठीक है, ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, एंड मैक्रोफेजेस जो टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, दे कैन फैगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, ठीक है, यानी माइक्रोब्स का फैगोसाइटोसिस करा सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करा सकते हैं, ठीक है। अगर अब बात की जाए साइटोकाइन बैरियर्स की, ठीक है, अगर बात की जाए साइटोकाइन बैरियर्स की, तो साइटोकाइन बैरियर्स क्या होंगे, जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स बेसिकली रिलीज होंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो है वो रिलीज होते हैं, किसकी वजह से, जो डिफरेंट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना उनके थ्रू, ठीक है, जो डिफरेंट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना उनकी वजह से क्या होते हैं वहां पे, कुछ प्रोटीन सीक्रेट हो, ठीक है, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होंगे वो कुछ प्रोटीन सिक्रेट करेंगे जिनका नाम होता है इंटरफेरोन्स, जिनका नाम क्या होता है, इंटरफेरोन्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पूछा जाता है कि इंटरफेरोन्स किसका एग्जांपल होते हैं, कौन से टाइप के बैरियर्स होते हैं, तो दे आर एग्जांपल ऑफ साइटोकाइन बैरियर्स, ठीक है। दे प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, यानी कि जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना उनको प्रिवेंट करते हैं फर्दर वायरल इन्फेक्शन से, ठीक है। किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना ये इंटरफेरोन्स को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, ठीक है, इनको सीक्रेट करते हैं और ये क्या करते हैं, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है, एक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, एक्वायर्ड का मतलब जो एक्वायर की गई, ठीक है, जो चीज हमने एक्वायर की विद टाइम, ठीक है, या फिर विद एक्सपोजर विद एक्सपीरियंस, ठीक है, उन तरीके से हमने क्या की, इम्यूनिटी जो एक्वायर की उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोले, समझते हैं। नाउ दिस इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक, ठीक है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, यानी कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है, and it is characterized by memory, ठीक है। now this point is very very important, ठीक है, it is characterized by memory, मेमोरी से कैरेक्टराइज हो रही है तभी तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, ठीक है, तभी तो वो एक्वायर की जा रही है, ठीक है। when our body encounters a pathogen for the first time, it produces a response called primary response which is of low intensity। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, जब भी हम ना किसी पैथोजन से फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, मान लो कि किसी को फर्स्ट टाइम कॉमन कोल्ड हुआ, बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, किसी ह्यूमन बीइंग को फर्स्ट टाइम कॉमन कोल्ड हुआ, कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब ये जो पैथोजन है राइनो वायरस, इससे हमारी बॉडी का या उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फर्स्ट एनकाउंटर हुआ, तो वहां पे एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा जिसका नाम होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है, वहां पे एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा जिसका नाम होगा प्राइमरी रिस्पॉन्स, एंड इट इज ऑफ लो इंटेंसिटी, यानी कि इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो लो होगी, ठीक है, हमें समझ में आ गया। Subsequent encounter with the same pathogen elicits a highly intensified secondary or anamnestic response। अब एक बार कॉमन कोल्ड हो गया, दोबारा हुआ,
तीसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ, यानी कि जब कई बार हमें कॉमन कोल्ड होता है या उसी ऑर्गेनिज्म को जब बार बार कॉमन कोल्ड होगा, तो उस ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो क्या करेगी, एक हाईली इंटेंसिफाइड यानी कि एक हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। पहली बारी में जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा वो क्या होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है और उसकी इंटेंसिटी बहुत लो होती है। जब हमें बार बार कोई इन्फेक्शन होता है ना, ठीक है, जैसे मान लो किसी को जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, किसी को ब्लड इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर ना फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, जिसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, जिसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। अब आपने ये नहीं समझना कि जो पहली बार रिस्पॉन्स होगा यानी प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा उसी की इंटेंसिटी हाई होगी। यहाँ पे ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं, ठीक है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स द मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने बोला कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है मेमोरी बेस्ड होती है, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ है, जो एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ है, ये प्रोड्यूस हुआ ही क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी ने फर्स्ट एनकाउंटर का मेमोरी रखा कि अच्छा राइनो वायरस के साथ मेरा इनकाउंटर पहले ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर क्या है, बेसिकली उस एनकाउंटर की मेमोरी है, उस एनकाउंटर की मेमोरी है, ठीक है। Primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special type of lymphocytes present in blood. अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज है, ये ना दो डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स की वजह से क्या होते हैं, बेसिकली कैरी आउट किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, यानी कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स की वजह से प्रोड्यूस, ठीक है। बी lymphocytes क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो एंटीबॉडीज है, जो एंटीबॉडीज है ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस हो रही है बी लिम्फोसाइट्स की वजह से, या बी लिम्फोसाइट्स इनको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दे प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो पैथोजन एंटर हो गया तो उसके उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए वहां पे कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, ताकि उन पैथोजन से फाइट किया जा सके। अब वो जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका नाम होता है एंटीबॉडीज, ठीक है। यानी वो प्रोटीन्स, द प्रोटीन्स, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। देखो, द प्रोटीन्स विच आर, ठीक है, विच आर प्रोड्यूस्ड इन ब्लड, में राइटिंग बीच में गंदी हो जाती है, बाय बी लिम्फोसाइट्स, है ना, बी लिम्फोसाइट्स इन रिस्पॉन्स टू, इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन अटैक, तो उनको बोला जाएगा एंटीबॉडीज। उनको हम क्या बोल रहे हैं, एंटीबॉडीज। उन्हीं प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उन्हीं प्रोटीन्स को हम लोग नाम दे रहे हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। हम लोग बेसिकली ना एनसीईआरटी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। The T cells themselves do not secrete any antibody but help B cells to produce them. Now this point is very important. ये जो T cells है ना, ये खुद को एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करते, ठीक है। ये क्या होते हैं बेसिकली, ये हेल्पर सेल्स होते हैं, ठीक है। ये बी सेल्स को हेल्प करते हैं कि करो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो ये बेसिकली हेल्पर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो हमने बात की कि बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये जो एक्टिव सॉरी प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है ये इनकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की और बात कर लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को रैप करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लंबी करूंगी तो फिर आप लोगों के लिए कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर कंटिन्यू कर सकेंगे, ठीक है। अब एंटीबॉडी के अंदर क्या होते हैं ना, इसका जो स्ट्रक्चर है ना उसको H2L2 से रिप्रेजेंट करा जाता है। अभी मैं बताऊंगी H2L2 होता है। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन्स। देखो एंटीबॉडी जो है बेसिकली ये प्रोटीन्स ही तो है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है ना इसमें पेप्टाइड चेन्स होती है, ठीक है। पेप्टाइड चेन्स कितनी, 4, 4 पेप्टाइड चेन्स होंगी। टू स्मॉल कॉल्ड लाइट चेन्स, जिनको स्मॉल जो होती है उनको लाइट चेन बोला जाता है, L2, ठीक है। एंड टू लॉन्गर हैवी चेन्स, ठीक है, जो बड़ी होती है उनको हैवी चेन्स बोला जाता है, यानी कि H2, ठीक है। H2L2 की बात हो गई यहाँ पे ये, ठीक है।
Hence an antibody is represented as H2L2, ठीक है, H2L2 से क्या किया जाता है, एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट किया जाता है। Different type of antibodies are produced in our body such as IgA, IgM, IgE and IgG. इनके नाम आपको याद रखने, ठीक है, एंटीबॉडीज में IgA, IgM, IgE and IgG, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड, ठीक है, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं दीज आर फाउंड इन ब्लड। अब ये जो एंटीबॉडीज होती है कहाँ पे मिलती है, दीज आर फाउंड इन ब्लड, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है ना, इसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है वो ब्लड में हो रहा है ना, तो इसलिए इसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाता है, इसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स भी बोला जाता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ आर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स विच इज एंटीबॉडी मीडिएटेड। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, ये भी दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड, ठीक है, एक होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड, एंड एक जो होता है वो होता है बेसिकली सेल मेडिएटेड, ठीक है, इसको भी हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये जो होता है ना, दिस वन इज द एंटीबॉडी मेडिएटेड, यानी कि जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है, दिस इज द एंटीबॉडी मेडिएटेड एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब जो सेकेंड टाइप का होता है वो क्या होता है, बेसिकली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंड जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है इट इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये जो है दिस इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इस एंटीबॉडी स्ट्रक्चर का एक बार हम डायग्राम देखते हैं, ठीक है। देखो, दिस इज द हेवी चेन, दिस वन इज लॉन्गर, है ना, ये जो है दीज आर लॉन्गर। अब ये जो है दीज आर लाइटर, ठीक है, लाइट चेन्स होती है, दीज आर स्मॉलर, ठीक है, इनको लाइट चेन्स बोला जाता है। दीज आर हैवी चेन्स, ठीक है। अब ये जो होते हैं ना, दीज आर द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ठीक है, दीज आर द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, यहाँ पे एंटीजन बाइंड करेगा, ठीक है। ये जो है बेसिकली हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में प्रेजेंट होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है, एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से यहाँ पे होता है, ठीक है। अभी इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग कल बात करेंगे, और बाकी जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो हम लोग कल फिर इस चैप्टर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। काफी एक अच्छा पोर्शन हमने आज की वीडियो में कवर किया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। नोट्स यू कैन डाउनलोड फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब अस बाय प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We will meet you with the next interesting video. Till then, keep learning.